भारत मंडपम से मोदी के संदेश को समझिए। पीएम मोदी के रिकॉर्ड को भी समझना जरूरी है। टेंडर घोटाले में एसवीयू के एक्शन को समझिए और साथ ही समझिए लालू प्रसाद बिना सिक्योरिटी आखिर पटना की सड़कों पर क्यों निकले। सबसे पहले बात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे हो गए। भारत मंडपम में एनडीए की बैठक में पीएम मोदी ने एक बड़ा संदेश दिया। पीएम मोदी ने 12 साल की ऐतिहासिक उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए कहा, 2014 में एनडीए की सरकार आने के बाद देश का भाग्य बदल गया। पीएम मोदी ने इस दौरान कांग्रेस की रोकने और भटकाने वाली नीतियों पर भी जोरदार हमला किया। देखिए ये रिपोर्ट और फिर खबर समझिए। ये भव्य और दिव्य तस्वीरें हैं दिल्ली के भारत मंडपम की। एनडीए के दिग्गज नेता पीएम मोदी का जुटना है। मुझे आज संतोष है, गर्व है कि एनडीए परिवार के तौर पर हमने देश के विश्वास को हमेशा और मजबूत किया है। 2014 में आशा का उदय होता सूरज आज नए आत्मविश्वास के प्रकाश पुंज में बदल गया। पीएम मोदी ने एनडीए की बैठक में कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने देश को बेचारगी के दलदल में गिराया। देश की रुकावट का नाम कांग्रेस ग्रोथ रेट है। इस कांग्रेस ग्रोथ रेट में ना गवर्नेंस थी, ना नीति, ना नियत और ना ही निर्णय। पीएम मोदी ने एनडीए की सरकार में हुई बड़ी उपलब्धियों को बताया। पीएम ने कहा, 2014 के बाद भारत पूरी क्षमता से दौड़ रहा है। भारत ने अस्थिरता और अशांति के दौर में भी उपलब्धि हासिल की। आज भारत बड़े लक्ष्य तय कर रहा है। 2014 के पहले के कई दशक बहुत अस्थिरता और उथल पुथल से भरे हुए थे। इसका देश को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा। 2014 में आशा का उदय होता सूरज आज नए आत्मविश्वास के प्रकाश पुंज में बदल गया है। पीएम मोदी ने एक बार फिर कहा, हमारे लिए दल से बड़ा देश है। नेशन फर्स्ट सबसे पहले है। 12 साल में एनडीए सरकार ने देश के सुरक्षित भविष्य के लिए बड़े फैसले किए। अपनी सरकार के 12 साल की उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने एक बार फिर साफ कर दिया, राष्ट्रहित सर्वोपरि है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी संदेश को समझिए। पीएम मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे हो चुके हैं। भारत मंडपम में एनडीए की मीटिंग हुई। पीएम मोदी ने इसी भारत मंडपम से एक बड़ा संदेश दिया। पीएम मोदी ने कहा, 2014 में जो आशा का सूर्योदय हुआ था, आज वो आशा के प्रकाश पुंज में तब्दील हो चुका है। एनडीए शासन में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। 140 करोड़ देशवासियों की सेवा में हम सबको जुटना है। कांग्रेस ने धीमे धीमे विकास को हिंदू ग्रोथ रेट, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इस विकास को धीरा कर दिया। देश की रुकावट का नाम ही कांग्रेस ग्रोथ रेट है। एनडीए के वक्त में ये चीजें बदली हैं। 2014 में देश का भाग्य एक बार फिर से बदल गया। 2014 के बाद दशकों के काम महीनों में होने लगे। कांग्रेस की व्यवस्था काम को अटकाती थी, भटकाती थी। आज भारत बड़े लक्ष्य को तय कर रहा है। देश 7.7% की ग्रोथ रेट से विकास कर रहा है। भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार होकर आगे बढ़ रहा है। हमारे लिए हमेशा दल से बड़ा देश रहा है। 2047 के लक्ष्य को देखते हुए स्पीड बढ़ानी भी है हम सभी को।
प्रधानमंत्री के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने का एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बन चुका है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी ज्यादा समय तक देश के सबसे बड़े पद पर रहने वाले नरेंद्र मोदी पहले पीएम बन चुके हैं। मेरी जो ताकत है वो मोदी नहीं है, 140 करोड़ देशवासी। कभी कभी इतिहास शोर मचाकर नहीं बदलता, बल्कि एक तारीख के साथ चुपचाप नया अध्याय जोड़ देता है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। 10 जून 2026 ऐसी ही एक तारीख बन गई है। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ये वो दिन है जब एक रिकॉर्ड टूटा और एक नया मानदंड स्थापित हो गया। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। इस ऐतिहासिक तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 4,399 दिनों तक देश की अगुवाई करने वाले भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री बन गए। ये रिकॉर्ड अब तक देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम था, जिन्होंने 1952 से 1964 तक लगातार 4,398 दिन देश की कमान संभाली। लेकिन ये सिर्फ एक दिन आगे निकलने की कहानी नहीं है, ये उस सफर की कहानी भी है जिसमें भारत एक राष्ट्र निर्माण के शुरुआती दौर से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे बड़ी आबादी वाले देश के रूप में विकसित हुआ है। रिकॉर्ड के पीछे छिपी यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इस उपलब्धि को और ज्यादा महत्वपूर्ण बनाती है। नेहरू का दौर स्वतंत्र भारत की नींव रखने का दौर था। वहीं मोदी का दौर एक ऐसे भारत का दौर माना जा रहा है जो डिजिटल, वैश्विक और आकांक्षी भारत के रूप में खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। 10 जून 2026 का दिन इसी वजह से सिर्फ एक संख्या का बदलाव नहीं है, ये भारतीय लोकतंत्र के दो बड़े अध्यायों के बीच खींची गई एक ऐतिहासिक रेखा है, जहां एक तरफ स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं और दूसरी तरफ लगातार तीसरी बार जनादेश हासिल करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब चलिए समझिए कि पीएम मोदी के इस रिकॉर्ड को कैसे देखा जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पूरे रिकॉर्ड को आप इस रूप में समझिए कि पीएम नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री बन चुके हैं जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू से आगे निकलने का कीर्तिमान बना लिया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 4,398 दिन देश के प्रधानमंत्री के पद को संभाला, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4,399 दिन से पीएम पद पर बने हुए हैं, यानी उन्होंने नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अब आइए ये भी समझ लेते हैं कि नेहरू के दौर का भारत और अब का भारत किस रूप में अलग है, यानी नरेंद्र मोदी के दौर के भारत में कितना अंतर आया। 1952 की आबादी 34 करोड़ थी, 2026 की आबादी 146 करोड़ प्लस है। 1952 में 53 राजनीतिक दल हुआ करते थे, 2024 में 744 राजनीतिक दल। 1952 में 17 करोड़ मतदाता थे जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज के दौर में 100 करोड़ मतदाता हैं जो अपने इस दायित्व का निर्वहन करते हैं। ये उपलब्धि मोदी के लिए व्यक्तिगत तौर पर कितनी बड़ी है ये समझना भी जरूरी है, और ये समझने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि दोनों नेताओं का शुरुआती जीवन कैसा था। जवाहरलाल नेहरू का बचपन बेहद समृद्ध माहौल में बीता। हैरो स्कूल में शिक्षा उन्होंने प्राप्त की, जहां ब्रिटिश अभिजात वर्ग अपने बच्चों को पढ़ाता था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज में उन्होंने अध्ययन किया।
घर में बागीचा, टेनिस कोर्ट समेत काफी कुछ मौजूद थे। नरेंद्र मोदी का बचपन बेहद साधारण बीता। 5 भाई बहनों के साथ वो रहते थे। पिता की रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान हुआ करती थी। परिवार बिना बिजली के रहता था। स्थानीय भाषा के स्कूल में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। और चलिए अब एक नजर 12 साल में किए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ ऐसे काम पर डाल लेते हैं जो इस कार्यकाल को और ऐतिहासिक बना देते हैं। तो पहला, जनधन आधार डीबीटी मॉडल। दूसरा, यूपीआई और डिजिटल इंडिया की क्रांति को लेकर आना। एक देश एक टैक्स जीएसटी को लागू करना। एनएच, एक्सप्रेसवे और इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करना। वंदे भारत और रेलवे आधुनिकीकरण को सामने लेकर आना। उज्ज्वला, जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत जैसे अभूतपूर्व कार्य। आयुष्मान भारत सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना के तौर पर सामने है। प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्के मकान का सपना लोगों का साकार हुआ। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना, राम मंदिर और नया संसद भवन। चंद्रयान 3, सेमीकंडक्टर और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य। G20, क्वाड और विकसित भारत 2047 का विजन है, जिसे आप उपलब्धियों के तौर पर जरूर जानते होंगे। बिहार के सबसे बड़े टेंडर घोटाले में जांच एजेंसियां ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही हैं और इसी कड़ी में आज एक आईएएस और 2 अधिकारियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। सबसे बड़े टेंडर घोटाले में हुए एसवीयू के इस एक्शन को समझाएंगे, पहले ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं। टेंडर घोटाले में सबसे बड़ा एक्शन। एसवीयू के शिकंजे में बड़े अधिकारी। बिहार में अब भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं है। भ्रष्टाचार, घुसखोरी और दलाली का बड़ा चेहरा ऋषु श्री गिरफ्तारी के बाद स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने ऐसा एक्शन लिया कि भ्रष्ट अधिकारियों में खलबली मच गई। टेंडर घोटाले में एसवीयू ने एक आईएएस और 2 इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए अधिकारियों का नाम सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। पहला नाम भवन निर्माण विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता तारिणी दास का है। दूसरे, वित्त विभाग में संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी मुमुक्षु चौधरी हैं। और तीसरा नाम नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्यपालक अभियंता उमेश कुमार सिंह। इन तीनों अधिकारी को अब सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। अब इन तीनों अधिकारियों की कारस्तानी भी जान लीजिए। तीनों के ठिकानों पर ईडी ने 2024 में छापेमारी की थी, जिसमें 11.50 करोड़ से अधिक की राशि बरामद हुई। ईडी ने तारिणी दास के पास से 8.5 करोड़ जब्त किए थे। मुमुक्षु चौधरी के पास से 2 करोड़ बरामद हुआ और उमेश कुमार सिंह के घर से 1 करोड़ की बरामदगी की गई। टेंडर घोटाले में ऋषुश्री के 3 मददगारों की गिरफ्तारी के बाद हड़कंप मचा हुआ है। अब स्पेशल विजिलेंस यूनिट आईएएस संजीव हंस की तलाश में जुटी है। संजीव हंस ऊर्जा, जल संसाधन और स्वास्थ्य जैसे अहम विभागों में शीर्ष पदों पर रहे हैं। जांच एजेंसियों का मानना है कि ये मामला सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं है। ऋषुश्री का कई बड़े अधिकारियों के साथ सीधा कनेक्शन था। आखिर वो कौन-कौन आईएएस थे जो ऋषुश्री के टेंडर मैनेज करने के इस खेल में शामिल थे? जांच एजेंसी इस बात का पता लगाने में जुटी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। तो टेंडर घोटाले में इस वक्त ये सबसे बड़ा एक्शन हुआ और इसीलिए इस टेंडर घोटाले में एसवीयू के इस एक्शन को समझना जरूरी है। तो एसवीयू ने एक आईएएस और 2 इंजीनियर को गिरफ्तार किया है। इस पूरे टेंडर घोटाले में जो कार्रवाई हुई है उसमें एसवीयू ने एक आईएएस और 2 इंजीनियर को अपनी गिरफ्त में लिया। भवन निर्माण विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता तारिणी दास की गिरफ्तारी होती है। वित्त विभाग में संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी मुमुक्षु चौधरी भी गिरफ्त में हैं। नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्यपालक अभियंता उमेश कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया।
तीनों को गिरफ्तार कर फिलहाल इस वक्त जेल भेजा गया है। अब जरा जान लीजिए कि किस आरोप में ये तमाम गिरफ्तारियां हुई हैं। तो टेंडर माफिया के साथ इन सभी के सांठगांठ का आरोप है। तीनों के ठिकानों पर ईडी ने 2024 में छापेमारी की कार्रवाई की थी। इसी छापेमारी में 11.50 करोड़ से अधिक की राशि की बरामदगी हुई। ईडी ने तारिणी दास के पास से 8 करोड़ 5 लाख रुपए यहां पर जब्त किए। इनके आवास से मुमुक्षु चौधरी के घर से 2 करोड़ रुपए बरामद होते हैं। उमेश कुमार सिंह के घर से 1 करोड़ रुपए की बरामदगी होती है। अब टेंडर माफिया रिशु श्री पर आरोप क्या है वो भी जान लीजिए। तो सरकारी टेंडर में हेरफेर कर अपनी कंपनी को लाभ पहुंचाने का आरोप इनके ऊपर। रिशु श्री अपनी कंपनी के नाम पर टेंडर मैनेज कर रहा था। कई विभागों के टेंडर को कमीशन के बल पर मैनेज कर रहा था यह शख्स। छोटे से लेकर बड़े स्तर तक के कर्मचारियों को कमीशन देकर इसने सेट किया हुआ था। सिस्टम में नीचे से ऊपर तक उसने सेंधमारी कर रखी थी। पर अब रिशु श्री के पाप का घड़ा भर गया है और जांच एजेंसियों ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। अब उसके काली कमाई के साम्राज्य को खड़ा करने में मदद करने वालों को भी चुन चुनकर सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। और चलिए अब बात कर लेते हैं लालू प्रसाद की। तो लालू प्रसाद आज बगैर सुरक्षा के अपनी कार से बाहर निकले। जब वो कार से बाहर निकले तो लालू प्रसाद के पास सुरक्षा कर्मियों का कोई घेरा नहीं था, ना ही कोई स्क्वाड की गाड़ी। Z+ सुरक्षा में कटौती के बाद लालू प्रसाद और राबड़ी देवी ने अपनी अपनी सुरक्षा लौटा दी है। लालू प्रसाद के बगैर सुरक्षा के अकेले निकलने पर सियासत जरूर सुलग गई। काले रंग की कार में लालू प्रसाद अपने ड्राइवर के साथ अकेले गाड़ी में बैठे हुए हैं। सड़क पर लालू प्रसाद बिना किसी सुरक्षा घेरे के अकेले ही जा रहे हैं। न कोई गनमैन, न पुलिस की स्क्वाड गाड़ियां, सुरक्षा कर्मियों का कोई भी घेरा नहीं है। पटना में लालू प्रसाद की ये तस्वीर सामने आने के बाद बिहार में बंगला और सुरक्षा को लेकर चल रही सियासत एक बार फिर से सुलग गई। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी Z+ सुरक्षा में कटौती के बाद अपनी सुरक्षा लौटा चुके हैं। अब लालू प्रसाद बुधवार को सड़क समझिए, लालू प्रसाद बिना सिक्योरिटी के आखिर बाहर क्यों निकले। तो देखिए, लालू परिवार की सुरक्षा में कटौती कर दी गई है। लालू और राबड़ी की Z+ की सुरक्षा में सरकार ने कटौती कर दी। सुरक्षा में कटौती के बाद सियासत को जरा समझिए। लालू परिवार की सुरक्षा में कटौती पर सियासत इस वक्त खूब तेजी से चलती हुई। बंगला और सुरक्षा पर लेकर तेजस्वी की तरफ से तीखा बयान भी दिया गया। तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी को चीफ मिनिस्टर बता दिया। एनडीए ने इसे गृह विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक उठाया गया कदम कहा। लालू प्रसाद के सियासी मैसेज को भी जरा समझिए। लालू प्रसाद सुरक्षा, सड़क, जो लालू प्रसाद हैं वो निकलते हैं तो उनके इर्द गिर्द सुरक्षा का एक बड़ा घेरा होता है, लेकिन वो बिना किसी सुरक्षा के सड़क पर निकले। मैसेज दिया कि सियासी एक संदेश इसके साथ जुड़ा हुआ था, वो अभी एक्टिव है। लालू प्रसाद ने सुरक्षा को लेकर नाराजगी का भी संदेश दिया। लालू प्रसाद ने संदेश दिया कि वो बिना सुरक्षा के भी निकल सकते हैं। लालू प्रसाद के इसी कदम से सियासत गर्मा गई। लालू प्रसाद के बगैर सुरक्षा के निकलने पर सियासी बहस छिड़ चुकी है।